हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू एनसीईआरटी विजन एंड दिस इज़ लवली पांडे। हम लोग क्लास 9 की साइंस चैप्टर 1 मैटर इन आवर सराउंडिंग्स पढ़ रहे थे, जिसमें हम इसकी पहली वाली वीडियो में एक इंटेक्स क्वेश्चन को ही कर रहे थे। जो एक्सरसाइज 1.5 है हमारी, उसी आज हम करेंगे। ठीक है, जो पहली वाली वीडियोस है वो प्लेलिस्ट में मिल जाएंगी आपको। चैप्टर एंड होगा तो प्लेलिस्ट आएगा, उसमें देख लेना। और इसकी जो सारी जो चैप्टर 1 की है हमारी वीडियो, उस प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएगी। लेकिन अभी देखना वीडियो चल रही है तो ऊपर आई बटन मिलेगा, जिसमें इसके जस्ट नेक्स्ट पहले वाली वीडियो, जिसमें हम इंटेक्स क्वेश्चन को रिटन फॉर्म में देख रहे थे, क्योंकि एक्सप्लेनेशन तो चैप्टर के समय ही आपको दे दिया गया था, तो उसे भी हल्का लाइट डिस्कस किया गया और वहाँ पर रिटन फॉर्म में, तो आप वहाँ से जाके उसे देख लेना। जो हमारा पहला क्वेश्चन है यहाँ पे देखो, बोल रहा है डेजर्ट कूलर के बारे में, कि जो डेजर्ट कूलर है वो कूल होती है बेटर ऑन अ हॉट ड्राई डे। उस समय क्यों होती है, रीज़न उसकी क्या है? तो इसलिए बिकॉज जो टेम्परेचर होती है वो हाई होती है ऑन हॉट ड्राई डे में, एंड ह्यूमिडिटी क्या होता है, कम होता है। ह्यूमिडिटी हम देख लिए थे क्या होता है, कम होता है, जो कि इवेपोरेशन को क्या करता है, और भी फास्टर बनाता है। ठीक है, तो जो हाई लेवल ऑफ इस ऐसे जो इवेपोरेशन को फास्ट होने के कारण ही जो इवेपोरेशन हाई होती है, तो इवेपोरेशन हाई के कारण ही जो कूलिंग इफेक्ट हमें और भी अच्छी तरह से मिलता है। इवेपोरेशन, फिर कूलिंग इफेक्ट, इवेपोरेशन का कूलिंग इफेक्ट, ये सारे आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे, वहाँ पे देख लेना। यहाँ बस आपको रिटन फॉर्म में लाइक डिस्कस किया गया है। ओके, यहाँ पे देखो जो सेकेंड वाली हमारी क्वेश्चन है वो क्या है, हाउ डज द वाटर केप्ट इन एन अर्दन पॉट। जो है, अगर आप अर्दन पॉट मटका ले लो, उसमें वाटर को रखो, तो वो समर के समय वो कूल क्यों हो जाती है? तो उसमें हमने पढ़ा था, एंड अर्दन पॉट में क्या होती है, पोरस होती है, उसमें पोर्स बनी होती है। जो टाइनी पोर्स होते हैं उसके कारण क्या करती है, वाटर पेनिट्रेट करती है, बाहर निकलती हैं, एंड हेंस बाहर निकलने के कारण उन्हें टेम्परेचर मिलता है, एंड उन्हें बाहर जब निकलती हैं उन्हें पॉट के सरफेस से क्या मिलता है, पॉट के सरफेस से वो टेम्परेचर लेती हैं, पॉट में जितना भी वाटर रखा हुआ है उससे, और फिर बाहर के एनवायरनमेंट से लेती हैं वो टेम्परेचर, वो निकल जाती है। एंड इस तरह से वो जो एवापोरेशन होने के कारण ही क्या होता है, जो भी पॉट के अंदर का जो वाटर है वो क्या होता है, वो ठंडा होता है, एज अ रिजल्ट ऑफ विच वाटर टर्न्स कूलर। ठीक है, यहाँ पे देखो, यहाँ पे स्क्रीनशॉट ले लेना, नहीं तो देख लेना। ठीक है, यहाँ पे देखो बोल रहा है, Why does our palm feel cold when we put on some acetone or petrol or perfume on it? तो उसमें क्या होता है, जो एसीटोन है हमारा, पेट्रोल है हमारा, एंड परफ्यूम है, वो वोलेटाइल सब्सटेंसेस है, जिसके कारण क्या होती है, जो एवेपोरेट होते हैं, जब भी वो हमारे हैंड के कांटेक्ट में आते हैं तो वो एवेपोरेट हो जाते हैं। ठीक है, जब भी वो एयर के कांटेक्ट में आते हैं तो हमारे जो बॉडी होती है उसे टेम्परेचर लेके वो एवेपोरेट हो जाते हैं, एंड जो एवेपोरेशन ही होता है इज फैसिलिटेटेड एज इट यूजेस एनर्जी फ्रॉम द पाम, हेंस लिविंग अ कूलिंग इफेक्ट ऑन आवर पाम्स। ठीक है, हमारे पाम से एनर्जी को लेती है, एवेपोरेशन होता है, एवेपोरेशन होने के कारण हमें फिर उसके बाद में कूलिंग इफेक्ट मिलती है। वोलेटाइल सब्सटेंसेस, यहाँ पे देखो जब भी हम चैप्टर पढ़ रहे हैं तो चैप्टर के बीच में कुछ कुछ टॉपिक्स आ गया है जो कि उस पर वीडियो बनाना होगा। ठीक है, शॉर्ट वीडियो बनाएंगे जिसमें हम ले लेंगे वोलेटाइल सब्सटेंसेस क्या होता है वो देख लेंगे। ओके, इसके पहले वाले भी जो हमारी थी, दो थी क्या, सुपर कंडक्टर एंड सुपर फ्लूइड, इसके लिए भी हम शॉर्ट वीडियो बनाएंगे। ठीक है, उसमें देख लेना। यहाँ पे देखो बोल रहा है कि हम अगर चाय या कॉफ़ी पिए तो आराम से पी सकते हैं सॉसर से रादर देन अ कप। तो क्यों? क्योंकि जो सॉसर होती है उसमें लार्ज सरफेस एरिया होती है देन अ कप। ठीक है, तो होने के कारण उसमें एवेपोरेशन क्या होती है, और भी फास्टर होती है। हेंस जो चाय हो गई हमारी, मिल्क हो गई, वो हमारी आराम से ठंडा हो जाती है किसमें, सॉसर में। ठीक है, अब यहाँ पे देखो हमें बोल रहा है कि हमें समर में किस तरह के क्लॉथ्स पहनना चाहिए। तो इन समर इट इज़ प्रीफर टू वियर लाइट कलर्ड कॉटन क्लॉथ्स, बिकॉज क्या क्या यहाँ पे मेन है, यहाँ पे देखो लाइट, और वो भी कैसा, कॉटन कलर हो और लाइट कॉटन हो। ठीक है, कलर उसका लाइट हो। इट इज़ बिकॉज जो लाइट है वो, जो कलर है वो रिफ्लेक्ट करती है। ठीक है, कलर जो है हीट को क्या करती है, रिफ्लेक्ट कर देती है, एंड जो कॉटन मटेरियल्स होते हैं उसमें क्या होते हैं, पोर्स होते हैं जो हीट स्वेट को एब्जॉर्ब करते हैं। अच्छे से एब्जॉर्ब करने के कारण वे फैसिलेट करते हैं, ताकि वो बाहर वाटर को एक्सपोज कर देते हैं बॉडी से, जिसके कारण एवेपोरेशन होगा, एंड हमें बाद में फिर कूलिंग इफेक्ट मिलेगा। कूलिंग इफेक्ट मिलेगा, दैट इज़ हमें कूल का इफेक्ट मिलेगा इन द बॉडी। अब देखो फाइनली हमारा इंटेक्स क्वेश्चन कवर हो गया है, जिसमें हम सारे इंटेक्स क्वेश्चन को देख लिए हैं। यहाँ रिटन फॉर्म में आपको मिल गया है, चैप्टर के बीच में एक्सप्लेनेशन भी देख लिए थे।
अब यहाँ पे देखो हम एक्सरसाइज क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ओके, पहला हमारा क्वेश्चन है कि हमें केल्विन में दिया हुआ है टेम्परेचर, हमें बदलना है इसे सेल्सियस स्केल में। तो सबसे पहले हमें पता है कि 0 डिग्री सेल्सियस का वैल्यू 273 केल्विन होता है, और जब भी हम टेम्परेचर को केल्विन से सेल्सियस में बदलते हैं तो उसमें हम जो गिवन टेम्परेचर उसमें हम 273 को माइनस कर देते हैं, तो हमारा यहाँ पे 20 डिग्री सेल्सियस आ गया। उसी तरह अगर हमारा 470 केल्विन है तो उसमें हम 273 माइनस करेंगे तो हमारा 197 डिग्री सेल्सियस हमें टेम्परेचर मिल चुका है। अब यहाँ पे देखो बोल रहा है आपको टेम्परेचर को आपको कन्वर्ट करना है केल्विन स्केल में। यहाँ पे हमें सेल्सियस दिया हुआ है, हमें बदलना है केल्विन में। सेम उसी तरह से 0 डिग्री सेल्सियस का वैल्यू 273 केल्विन होता है, लेकिन यहाँ पे हम क्या करेंगे, हमें केल्विन में लाना है तो हम 273 को प्लस करेंगे तो हमारा 298 केल्विन हो गया। उसी तरह यहाँ पे हम 273 को प्लस किए, हमारा 646 केल्विन हो गया। ओके, स्क्रीनशॉट ले लेना, नहीं तो देख लेना स्लो करके वीडियो। अब यहाँ पे देखो गिव रीजंस फॉर द फॉलोइंग ऑब्जर्वेशन। ठीक है, नैप्थलीन बॉल्स जो होते हैं वो डिसअपेयर हो जाते हैं बिना किसी रेसिड्यू, विदाउट लिविंग एनी सॉलिड। कहने का मतलब है क्या है कि अगर आप नैप्थलीन बॉल को कहीं पे रखे हुए हो तो आपको वापस यहाँ पे कुछ नहीं मिलेगा, कोई भी उसका रेसिड्यूअल पार्ट जो सॉलिड फॉर्म में आपको नहीं मिलने वाला है। तो ऐसा क्यों होता है, यहाँ पे देखो एट रूम टेम्परेचर जो नैप्थलीन बॉल्स होते हैं वो सब्लिमेट होते हैं, उसमें सब्लिमेशन होता है, दैट इज़ वे डायरेक्टली चेंज हो जाते हैं सॉलिड टू अ गैसियस स्टेट। ठीक है, वो क्या करते हैं, डायरेक्टली कन्वर्ट हो जाते हैं फ्रॉम अ सॉलिड टू अ गैसियस स्टेट विदाउट हैविंग टू अंडरगो द इंटरमीडिएट स्टेट जो कि उनका क्या है, लिक्विड स्टेट। ओके, तो इस तरह से जो नैप्थलीन बॉल्स है वो डिसअपेयर हो जाते हैं बिना किसी सॉलिड को छोड़े हुए। यहाँ पे देखो कहने का मतलब क्या होती है, जो नैप्थलीन बॉल है वो सॉलिड सब्सटेंस होती है। हमने सब्लिमेशन प्रोसेस में इस एग्जांपल को अच्छे से समझाया था जब चैप्टर पढ़ रहे थे। तो क्या होती है कि जो सब्लिमेट होंगे सब्सटेंस तो उसमें क्या होती है, सॉलिड से डायरेक्टली गैस में बदल जाती है, लिक्विड वाला जो स्टेट है वो नहीं आता है, एंड गैस से डायरेक्टली सॉलिड में चेंज हो जाता है। तो वही यहाँ पे हो रहा है। यहाँ पे देखो बोलता है वी कैन गेट द स्मेल ऑफ परफ्यूम वाइल सिटिंग सेवरल मीटर्स अवे। कहीं दूर से भी बैठे रहेंगे तो आराम से परफ्यूम का स्मेल जो हमें क्या हो जाता है, मिल जाता है। जैसे मान लो यहाँ पे आदमी बैठा हुआ है तो क्यों, क्योंकि जो यहाँ पे देखो जो मॉलिक्यूल्स होते हैं एयर के वो मूव करते हैं एट अ हायर स्पीड। ठीक है, जो एयर के जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो क्या होते हैं, बहुत ही ज़्यादा हाई स्पीड पे मूव करते हैं, एंड उनमें जो है इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस वो क्या होता है, बहुत ही ज़्यादा लार्ज होता है। जो परफ्यूम का जो फ्लेवर जो परफ्यूम तो फ्लेवर ही होगा, उसमें स्मेल नहीं आएगा। ठीक है, तो जो परफ्यूम का जो भी फ्लेवर सब्सटेंस होते हैं वे वॉलेटाइल होते हैं, जिसके कारण वो स्कैटर करते हैं क्विकली, एयर में पूरा क्या करते हैं, फैल जाते हैं। फैलने का मतलब ही है क्या, यहाँ पे देखो क्विकली स्कैटर कर रहे हैं, दैट इज़ एयर में उसका जो पार्टिकल्स है वो क्या है, मिक्स कर जा रहा है। ठीक है, मिक्स करने के कारण क्या हो रहा है कि वो एक जगह पे कॉन्सेंट्रेट ना हो के बहुत बड़े बड़े एरिया में क्या है वो फैल जा रहे हैं। ठीक है, हवा के साथ ओवर अ डिस्टेंस वो क्या हो जा रहे हैं, यहाँ पे देखो बिकमिंग लेस कॉन्सेंट्रेटेड ओवर अ डिस्टेंस। कहने का मतलब क्या है कि पूरे हवा में वो क्या है, वो फैल गए हैं। इसी के कारण यहाँ पे बोल रहा है कि उनका जो कॉन्सेंट्रेशन है वो लेस हो गया है। अगर वो छोटे से एरिया में रहेंगे तो क्या रहेगा, कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा रहेगा। अब वो बड़े से एरिया में हो गए तो उनका कॉन्सेंट्रेशन कम हो गया है क्योंकि वो फैल गए हैं। हेंस वी आर एबल टू स्मेल परफ्यूम सिटिंग सेवरल मीटर्स अवे। और हम आराम से, यहाँ पे परफ्यूम है, इसका स्मेल यहाँ पे निकला, आराम से यहाँ पे हम इसे स्मेल कर लिए। ठीक है, अब यहाँ पे देखो बोल रहा है आपको अरेंज करना है इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द पार्टिकल्स के बीच में एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है, हम जानते हैं। तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन के इंक्रीजिंग ऑर्डर के रूप में कि कौन सा है यहाँ पे सब्सटेंस जिसमें सबसे ज़्यादा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा और सबसे कम होगा, तो कम से स्टार्ट करेंगे ज़्यादा की ओर। तो यहाँ पे देखो ऑक्सीजन में सबसे कम होगा, क्यों, क्योंकि उसमें गैस है। हमें पता है कि गैस के पार्टिकल्स का नेचर, उसमें फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या होती है, कम होती है। अगर हम चले जाएंगे आगे तो हमारी लिक्विड मिलेगी, तो जो कि हमारी वाटर हो गई, फिर हमारी शुगर होगी जो कि सॉलिड होगी। तो सबसे ज़्यादा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन किस में होगी, हमारी शुगर में होगी जो कि सॉलिड है। अब यहाँ पे देखो बोल रहा है फिजिकल स्टेट बताना है आपका वाटर का।
अगर 25 डिग्री सेल्सियस ले तो उस समय वाटर का क्या फिजिकल स्टेट रहेगा। तो देखो जो 25 डिग्री सेल्सियस होती है ना उसे हम नॉर्मल रूम टेम्परेचर कहते हैं, ठीक है। और जो नॉर्मल रूम टेम्परेचर होती है तो आपको पता है ना, नॉर्मल रूम टेम्परेचर में हम क्या करते हैं, वाटर पीते हैं ना, पानी पीते हैं। तो हम बोल सकते हैं कि जो नॉर्मल रूम टेम्परेचर होगी उसमें वाटर किस फॉर्म में होगी, लिक्विड फॉर्म में होगी, ठीक है। जब हम फ्रिज में डालते हैं तो क्या होता है, उसका टेम्परेचर को कम करते हैं और वो कितना हो जाता है 0 डिग्री सेल्सियस। एंड इसी टेम्परेचर को हम फ्रीजिंग पॉइंट कहते हैं, हम पढ़े थे चैप्टर में, ठीक है। तो इस तरह से यहाँ पे क्या होती है, वाटर के फ्रीज करना स्टार्ट करती है, दैट इज़ वो लिक्विड से सॉलिड में बदलने लगेगी। तो इस टेम्परेचर में हमारा वाटर दोनों केस में होगा, सॉलिड में भी रहेगा एंड लिक्विड फेज में भी हमें मिलेगा। अगर हम 100 डिग्री सेल्सियस की बात करेंगे तो क्या होगा, जो वाटर होती है वो बॉईल करनी स्टार्ट होती है 100 डिग्री सेल्सियस पे। तो इस तरह से हमें बोथ फॉर्म मिलेगी, किस फॉर्म में, लिक्विड में एज वेल एज गैसियस स्टेट में मिलेगी, ठीक है। इस तरह से हमारा ये क्वेश्चन हुआ। अब देखो क्वेश्चन 6 बोल रहा है आपको रीज़न देना है, ठीक है। आपको कुछ यहाँ पे दिया हुआ है क्वेश्चन, उसका आप रीज़न बताइए। जो वाटर होती है एट रूम टेम्परेचर पे वो लिक्विड होती है, ओके। एंड जो आयरन अलमीरा होती है वो सॉलिड होती है। तो ऐसा क्यों है भाई, रूम टेम्परेचर है फिर भी वाटर लिक्विड है, हमारा जो सेकेंड वाला है वो अलमीरा वो सॉलिड है। तो इसके पीछे का रीज़न क्या होगा, यहाँ पे देखो जो वाटर होती है रूम टेम्परेचर पे वो लिक्विड होती है, क्यों, क्योंकि इसका जो फ्रीजिंग पॉइंट होता है वो 0 डिग्री सेल्सियस होता है एंड जो बॉइलिंग पॉइंट होता है वो कितना होता है 100 डिग्री सेल्सियस होता है, ओके। तो इस तरह से यहाँ पे देखो 0 डिग्री सेल्सियस फ्रीजिंग पॉइंट हो गई, ठीक है। एंड 100 डिग्री सेल्सियस क्या होगी, इसकी बॉइलिंग पॉइंट हो गई, ठीक है। और जो हमारा रूम टेम्परेचर है वो कितना होता है 25 डिग्री सेल्सियस। तो अब बताओ ये इसके बीच में है तो ये वाला क्या हो जाएगा, ये लिक्विड स्टेट में ही रहेगा, क्यों, यहाँ पे देखो यहाँ पे ये गैसियस स्टेट में बदलती है और यहाँ पे ये सॉलिड स्टेट में बदलना शुरू करती है। तो सॉलिड गैस के बीच में क्या आ गया, हमारा लिक्विड इंटरमीडिएट स्टेट आ गया, ठीक है। तो इस पर क्या रहेगी, हमारी लिक्विड स्टेट में रहेगी। और जो आयरन अलमीरा होती है वो सॉलिड हो जाएगी एट रूम टेम्परेचर में, क्यों, क्योंकि इसका जो मेल्टिंग पॉइंट होता है आयरन का वो बहुत ही ज़्यादा होता है। जैसे रूम टेम्परेचर हमारा 25 डिग्री सेल्सियस है तो इसका मेल्टिंग पॉइंट बहुत ही ज़्यादा, ठीक है, बहुत ही ज़्यादा होगी। यहाँ पे हम टेम्परेचर मेंशन नहीं किए हैं, बस हम इतना बोल देते हैं कि जो टेम्परेचर है वो उसकी बहुत ज़्यादा होती है मेल्टिंग वाली, ठीक है। मेल्टिंग पॉइंट इसकी जो होती है वो क्या होगी, यहाँ पे देखना मेल्टिंग पॉइंट जो होगी उसकी बहुत ही ज़्यादा होगी। तो इसी के कारण वो आयरन जो होता है वो सॉलिड होता है एट रूम टेम्परेचर पे। इसका जो यहाँ पे देखना दोनों टेम्परेचर अगर हम मान ले, मेल्टिंग पॉइंट ले ले और अगर हम बॉइलिंग पॉइंट भी ले लें, ओके, बॉइलिंग पॉइंट भी ले ले, क्यों, क्योंकि ये सॉलिड है ना, तो अब मेल्टिंग में लिक्विड में बदलेगी एंड बॉइलिंग पे वो किस में, गैसियस स्टेट में बदलेगी। तो ये जो दोनों है वो बहुत ही ज़्यादा इसका होता है, मेल्ट वाला भी एंड बॉयल वाला भी। तो रूम टेम्परेचर पे वो क्या होगी, वो सॉलिड होगी, ठीक है। क्योंकि सबसे पहले वो सॉलिड से क्या जाएगी, मेल्ट में जाएगी, तभी देखो, क्योंकि देखो वो सॉलिड है तो सॉलिड से लिक्विड जाएगी, लिक्विड से ही ना गैस में जाएगी। और टेम्परेचर इसका क्या है, रूम टेम्परेचर 25 डिग्री सेल्सियस, तो यहाँ पे तो ये सॉलिड है। तो अगर इसकी टेम्परेचर यहाँ पे अगर हम बढ़ा दे तभी तो ये लिक्विड स्टेट में जाएगी, दैट इज़ ये टेम्परेचर इससे ज़्यादा होगा। एंड इससे और भी टेम्परेचर को बढ़ा दे तभी तो ये गैस स्टेट में जाएगी, दैट इज़ यहाँ पे टेम्परेचर और भी ज़्यादा होगा आयरन का, ओके। अब यहाँ पे देखो बोल रहा है आइस को अगर हम 273 डिग्री सेल्सियस केल्विन पे ले ले तो वो मोर इफेक्टिव होगा इन कूलिंग दैन वाटर एट द सेम टेम्परेचर। तो ऐसा क्यों है, आप बताओ कि अगर हम वाटर आइस को ले ले एट 273 केल्विन पे तो वो ज़्यादा इफेक्ट देती है, ठंड वाली इफेक्ट जो हमें उससे ज़्यादा मिलेगी। और अगर हम वाटर को ही अगर 273 केल्विन पे अगर हम रख दें अपने सामने तो उससे जो कूलिंग इफेक्ट हमें मिलेगी वो क्या होगी, कम मिलेगी। इसलिए क्योंकि यहाँ पे देखो जो आइस होती है 273 केल्विन पे हमें पता है वो कुछ हीट को एब्जॉर्ब की हुई है, किस फॉर्म में, हिडन फॉर्म में, लैटेंट हीट के फॉर्म में, फ्रॉम द मीडियम टू ओवरकम द फ्यूजन टू बिकम वाटर, ठीक है। अब यहाँ पे देखो आपको क्या बोल रहा है, अगर आप आइस को ले लो, ठीक है, आइस को ले लो तो आइस क्या करेगी, अब वो इन्वायरमेंट से अब आप अगर निकाल दोगे 273 केल्विन तो अब क्या करेगी, वो हीट एनर्जी इन्वायरमेंट से थोड़ा लेगी। और हीट एनर्जी वो क्या करती है, वो अपने आप को हीट एनर्जी को यूज़ करेगी ताकि वो सॉलिड से
लिक्विड फॉर्म में बदले। और हमें पता है यही हीट तो छिप जाता है ना, किसके फॉर्म में है, लैटेंट हीट यही ना कहते हैं हम। हिडन फॉर्म में जो हीट है छिप जाती है, ठीक है। जो टेम्परेचर होता है वो कांस्टेंट रहता है सब्सटेंस का, उसका जो फॉर्म है उसको चेंज करने में यूज़ होता है। तो इस तरह से यहाँ पे लैटेंट हीट ऑफ फ्यूजन मिला इसके पास। लेकिन जो वाटर है, तो अब वाटर तो लिक्विड है, तो लिक्विड से लिक्विड कैसे होगी अब, तो यहाँ पे किसी भी तरह का ये एक्स्ट्रा हीट जो है वो फ्रॉम द मीडियम से एब्जॉर्ब नहीं करेगी। ओके, तो इसलिए, और हमें पता है कि अगर हम मीडियम से एनर्जी को ले लें, ठीक है, मीडियम में से एनर्जी को हम एक्सट्रैक्ट कर ले तभी तो यहाँ पे कम एनर्जी होगा, और जब कम एनर्जी होगा दैट इज़ यहाँ पे हमें कूलिंग इफेक्ट मिलेगा। आपको पता है कम एनर्जी होगा तभी हमें यहाँ पे कूलिंग इफेक्ट मिलेगा, ठीक है, क्योंकि एनर्जी, हमारा टेम्परेचर कम होगा, एनर्जी लो होगा, तभी तो यहाँ पे जो टेम्परेचर लो होने के कारण हमें जो कूलिंग इफेक्ट मिलेगी। तो यहीं पे मिल गया हमें, जो आइस होती है एट 273 केल्विन विल एब्जॉर्ब हीट एनर्जी और लैटेंट हीट फ्रॉम द मीडियम टू ओवरकम द फ्यूजन टू बिकम वाटर। Hence, the cooling effect of ice is more than the water at the same temperature because water does not absorb this extra heat from the medium, ठीक है, क्योंकि उसे स्टेट ही चेंज नहीं करना है तो हीट क्यों ऑब्जर्व करेगी वो। यहाँ पे देखो, What produces more severe burns, boiling water or steam, तो हमें पता है कौन होगा, हमारा आंसर स्टेम होगा। क्यों, क्योंकि जो स्टेम होती है 100 डिग्री सेल्सियस पे विल प्रोड्यूस मोर सीवियर बर्न एज एक्स्ट्रा हीट इज हिडन in it called the latent heat, whereas the boiling water does not have the hidden heat. boiling water का इस केस में कोई hidden heat नहीं है। क्यों, क्योंकि जो boiling water है वो किस स्टेट में है, वाटर बॉयल कर रही है तो लिक्विड स्टेट में, और हम देख रहे हैं जो स्टीम है वो हमारा क्या है, गैसियस स्टेट में है। तो इसे इस फॉर्म में बदलने के लिए कुछ हीट को क्या किया, वो हाइड किया है। हम पढ़े थे ना लैटेंट हीट वाले में, चैप्टर जाके आप प्लेलिस्ट में देखना, चैप्टर में आपको अच्छे से मिल जाएगा, वहाँ पे आप देख लेना, ठीक है। तो वहाँ पे आपको लैटेंट हीट वाला जो हम पढ़े थे उसमें अच्छे से मिलेगा। तो हीट क्या है, यहाँ पे आपका गैस में बदल रहा है, स्टीम मतलब गैस है, तो हिडन किया हुआ है अपने हीट को कुछ, ठीक है। तो जब आप गैस को अगर आप स्टीम कहीं से निकल रहा है बॉइलिंग वाटर से, उसे टच करोगे तो आपको ज़्यादा चोट हो जाएगा, आप ज़्यादा इंजर्ड हो जाओगे इन कंपेरिजन टू वाटर। वही बॉइलिंग वाटर को आप टच करोगे तो उसमें भी इंजर्ड होगी आप, लेकिन इसके कंपैरिजन में थोड़ा कम हो गया, उसमें तो छाला पड़ जाएगा आपको, ठीक है। जो स्टीम होगा उसमें क्या हो जाएगा, आपको छाले पड़ जाएंगे, ठीक है। अब यहाँ पे देखो, व्हाट प्रोड्यूसेस मोर सीवियर बर्न्स, ये यहाँ पे देखो बम्स लिखा हुआ है, इसे करेक्ट कर लेना, ओके। यहाँ पे देखो BURNS, बर्न्स, ओके। अब यहाँ पे देखो बोल रहा है नेम ABCDEF इन द फॉलोइंग डायग्राम। अब कुछ डायग्राम दिया हुआ है, उसे हम पहले देख लेते हैं, यहीं पे समझ लेते हैं। यहाँ पे देखो क्या क्या हो जाएगा, हमारा सॉलिड से लिक्विड हो रहा है, तो क्या हो जाएगा सॉलिड से लिक्विड में, बताओ सॉलिड से में क्या होती है, लिक्विफिकेशन होती है। हम सॉलिड से लिक्विड में हम लिक्विफिकेशन कहते हैं, और इसे हम क्या कह सकते हैं, फ्यूज़न कहते हैं हम, ओके। और हमारा देखो यहाँ पे देखो ए हमारा ये हो गया, और हमारा बी क्या हो गया, यहाँ पे देखो बी हमारा हो गया लिक्विड से गैस बदल रहा है, तो उसे हम क्या कहेंगे, वेपराइजेशन कहेंगे। अब देखो यहाँ पे बोल रहा है आपका गैस से लिक्विड में बदल रहा है, ठीक है, ये हमारा गैस से लिक्विड हो गया और ये हमारा लिक्विड से सॉलिड हो गया। तो ये देखो सी है और ये डी है। यहाँ पे देखो लिक्विड से सॉलिड में हमारा क्या हो जाएगा, लिक्विड से सॉलिड में हमारा कंडेंसेशन होगा, हम पढ़े थे ना, लिक्विड से सॉलिड में हो जाता है तो हम क्या कहते हैं, उसे कंडेंसेशन कहते हैं। एंड हमारा जो सॉलिडिफिकेशन और सब्लिमेशन, हाँ सॉलिडिफिकेशन क्या हो जाएगा, हमारा जब लिक्विड से सॉलिड में बदलता है तो उसे हम सॉलिडिफिकेशन कहते हैं। लिक्विड में सॉलिड में हमारी सॉलिडिफिकेशन हो जाएगी, और हमारी गैस से लिक्विड में होगी तो क्या होगी, हमारी कंडेंसेशन हो जाएगी, ठीक है। यहाँ पे देख लेना, एक बार फिर से कर लेते हैं, अगर हो सकता है ऊपर नीचे करने में आपको समझाया जा रहा होगा कुछ और मिस्टेकली कुछ और बोल दिया गया हो, तो एक बार फिर से हम देख लेते हैं। यहाँ पे देखो अगर सॉलिड से हमारा लिक्विड चला जाएगा, ठीक है, सॉलिड से अगर हमारा लिक्विड है तो उसे हम क्या कहते हैं, फ्यूज़न कहते हैं, उसे हम फ्यूज़न कहते हैं, या फिर हम उसे क्या कहते हैं, लिक्विफिकेशन कहते हैं, ओके। ए हो गया हमारा। बी हमारा क्या हो गया, लिक्विड से हमारा गैस हो रहा है तो हम उसे क्या कहते हैं, वेपराइजेशन कहते हैं ना, ओके। सी हमारा क्या हो गया, देखो लिक्विड से हमारा सॉलिड में बदल रहा है, तो लिक्विड से सॉलिड में बदल रहा है तो हम उसे क्या कहते हैं, सॉलिडिफिकेशन कहते हैं, ओके। फिर यहाँ पे हम डी देख लेते हैं, ठीक है। यहाँ पे हमारा डी में क्या हो रहा है, गैस से लिक्विड में बदल रहा है। आपको पता है जब गैस से लिक्विड में बदलता है उसे हम क्या कहते हैं, कंडेंसेशन कहते हैं, ओके। जो फाइनली आ गया हमारा वो हो गया ई,
यहाँ पे देखो ई फाइनली हो गया। ई में क्या हो रहा है, सॉलिड से गैस में बदल रहा है यहाँ पे, और गैस से सॉलिड में बदल रहा है, दैट इज़ जो लिक्विड वाला स्टेट है वो यहाँ पे नहीं आया है। तो इसको हम क्या कहते हैं, सब्लिमेशन कहते हैं, सब्लिमेशन कहते हैं ये, इसलिए ठीक है। ये सब्लिमेशन क्या हम पढ़ लिए थे चैप्टर में। इस तरह से यहाँ पे देखो अच्छे से आपको हर एक चीज़ समझा दिया गया है। चैप्टर का एक्सरसाइज क्वेश्चन भी आज हमने फाइनली डिस्कस कर लिया, चैप्टर हमारा कंप्लीट हो गया। जो भी कुछ शॉर्ट टॉपिक्स आएगा चैप्टर का, जिसमें से जो टर्म्स जो यूज़ हुआ है चैप्टर में, जो आपको नहीं समझ में आ रहा है और अभी एक्सप्लेन करने समय जो आपको नहीं समझाया गया, वो शॉर्ट वीडियोज़ में आ जाएगा, ठीक है। तो चैनल के साथ बने रहो, सब्सक्राइब कर लो चैनल को, वीडियो को लाइक कर लेना, एक्सप्लेनेशन अच्छी लगेगी तो। अच्छे से बैठ के पढ़ो घर में। टेक केयर एंड बाय बाय।